अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू परवाज़ डाइजेस्ट। पेश खिदमत है कहानी मुक़द्दस मूर्ति बाय रिजवान अली सोमरो। एपिसोड 2। दरगोश उससे दोबारा मिलना चाहता था, जिसकी एक झलक ने उसको दीवाना बना दिया था। कहाँ खो गए इंस्पेक्टर साहब? बड़े सरकार की आवाज़ पर वह चौंका। कुछ नहीं, यूं ही। मैं चलता हूँ। मैंने आपका काम कर दिया है। नजराने की रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए तो अच्छा है। उसने अपनी खजालत मिटाते हुए जवाब दिया। अरे वो कोई मसला नहीं, तुम्हारा अमाउंट तुम तक पहुंच जाएगा। और इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? कुछ खा पी कर जाओ। अरे नहीं शुक्रिया। चलो फिर बाहर निकलते हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा। कहाँ? सेहन में। दरअसल दीवारों के भी कान होते हैं ना। बड़े सरकार का लहजा कुछ अजीब सा था। सेहन का सुनकर उसका दिल अंदर से खुश हो गया था। उसके दिल की मुराद तो यही थी कि किसी भी तरह तूसिया को देख ले। पहली बार ही सेहन में ही मुलाकात हुई थी। कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने अपने एक खास मुलाजिम को आवाज़ लगाई, जो कि मुराद के सिवा कोई और ना था। चंद लम्हात के बाद मुराद उसके सामने था। मुराद को उसने ठंडे मशरूबात का ऑर्डर दिया। मुराद फ़ौरन ही घूम गया था। मुराद के जाने के बाद वो दोनों कमरे से बाहर निकलकर सेहन में आ गए। ये हुस्न इत्तफाक ही था कि तूसिया वहाँ मौजूद थी, और इस वक्त भी उसके हाथ में खरगोश का बच्चा दबा हुआ था। मेरी बेटी खरगोशों के पीछे पागल है। इतना कहकर वो हंसा और तूसिया की तरफ देखने लगा। जवाबन दरगोश सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसके दिल में तो इस वक्त कलियां से खिल उठी थीं। यह तो फितरी अमल है, जब महबूब सामने हो तो इंसान को वही दिखाई देता है। तूसिया भी उन्हीं की तरफ देख रही थी, मगर उसकी आंखों में उसके लिए शनासाई के कोई आसार न थे, क्योंकि दरगोश ने तो हुलिया ही बदला हुआ था। करीब ही चंद आरामदेह कुर्सियां मौजूद थीं। बड़े सरकार ने अपने लिए एक कुर्सी मुंतखब की और दूसरी दरगोश के लिए। दरगोश की कुर्सी कुछ ऐसे रुख पर थी। उस गुल बकाउली का रुख अंबर साफ दिखाई दे रहा था। फिर वो चोर नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। अब वो खरगोश के साथ ही खेल रही थी। फिर वो उठी और हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब चल दी। दरगोश बड़ी ही महवियत से उसकी चाल देख रहा था। फिर उसने बड़े सरकार को हाशिम की रिहाई का यकीन दिलाया और वहां से निकल आया। ये दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब कोई बड़ा आदमी या उसके लोग जुर्म करते हैं तो उसको बचाने के लिए सारी मादी कुव्वतें मुतहरिक हो जाती हैं, लेकिन वही जुर्म कोई आम इंसान करे तो पूरा कानून उसको सख्त सज़ा देने को तैयार हो जाता है। हाशिम के केस में भी यही हुआ था। वो बरी हो गया। पोस्टमार्टम से यह साबित हुआ कि हाशिम ने कोई रेप और खून नहीं किया। पुलिस ने बिला वजह उसको गिरफ्तार किया था। अदालत ने इस केस की दोबारा से छानबीन करने को हुक्म दिया और उसको रिहा कर दिया। कहते हैं कुदरत का कानून हर चीज़ से बालातर है। उसका इंसाफ हमेशा ठीक होता है। मुजरिम 7 पर्दों में भी छुप जाए मगर उसके फैसले से बच नहीं सकता। हाशिम के साथ भी यही मामला हुआ। जैसे ही कमरा अदालत से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंचा, उसकी बेहतियाती रंग लाई एक तेज़ रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने हाशिम को ज़ोरदार टक्कर मारी, जिसे वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हुई, लेकिन वो ड्राइवर तो भाग निकला। शायद कुदरत का इंसाफ यही था, कभी कभी जालिम को इस दुनिया में ही सज़ा मिल जाती है। दरगोश को खुद पर बेहद गुस्सा था कि उसको आखिर क्या हो गया है। इस लड़की में ऐसी क्या खास बात थी कि जिसका वो असीर होकर रह गया है। ना जाने कितनी खूबसूरत लड़कियां उसकी ज़िंदगी में आई थीं, जिनको उसने एक वक्त के बाद छोड़ दिया, मगर ये लड़की तो शायद सबसे अलग थी। मगर थी तो ये भी एक लड़की ही। ना जाने क्यों उसको तूसिया ही हर जगह नजर आने लगी। इसमें कोई शक ना था कि हाशिम की रिहाई में किसी हद तक तूसिया का भी हाथ था, लेकिन हाशिम तो हादसा में मारा जा चुका था। बड़े सरकार की ज़ात भी उसको पुरस्कार लगी थी। पुरानी फाइलों में नवाब आसिम की मौत का सबब खुदकुशी दर्ज था, लेकिन ना जाने क्यों उसको ऐसा लगता था कि इस कहानी का कोई और पहलू भी है। वो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था और एक फ़ाइल की रूगर्दानी करते वक्त यही सोच रहा था। तंग आकर उसने फ़ाइल को मेज़ पर पटका और फिर घड़ी की तरफ देखते हुए मेज़ पर मौजूद घंटी का बटन दबा दिया। थोड़ी देर के बाद शीदा आ गया था। हाँ शीदे, दरगोश ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया। तुमने कुछ दिन कबल मुझे इस इलाके के परिस्तानी अड्डों के बारे में बताया था। जी हाँ, वह संभल कर बोला। कभी गए हो वहाँ पर? जी। शीदा हक्का बक्का रह गया। जी ज़्यादा ही तवील हो गया था। जवाब दो जो पूछ रहा हूँ। जवाबन हल्की सी मुस्कुराहट शीदे के चेहरे पर आई। फिर वो झुककर बोला, जनाब आपसे क्या छुपाना, ज़रूर गया हूँ। मेरी बीवी अक्सर बीमार रहती है, इसलिए जहनी थकावट दूर करने के लिए जाना पड़ता है। गुड। अब सुनो, ऊपर से सख्त हदायत आई हैं इन अड्डों को बंद करवाने के बारे में। हमको इन जगहों पर छापे मारने हैं। इससे कबल मैं इनका बजाते खुद मुआयना करना चाहता हूँ। आज ड्यूटी ख़त्म होने के बाद इस इन्वेस्टिगेशन में तुम मेरे साथ रहोगे। इसके बाद ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। दरगोश की बात सुनकर शीदे की आंखों में अजीब सी चमक पैदा हो गई और वह मुस्कुराने लगा। वह अच्छी तरह जानता था कि जिस्म फरोशी के अड्डे ना कभी बंद हुए और ना होंगे। जब तक औरत की मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाले, उस पर जुल्म करने वाले लोग जिंदा हैं, ये अड्डे कभी बंद नहीं हो सकते।
ये तो साहब का बहाना है उन अड्डों से मुस्तफ़ीद होने के लिए। जी बेहतर, मैं आपको बुलबुल हज़ार दास्तान लिए चलूँगा, जहाँ ये धंधा अरूज पर होता है। ठीक है, हम सिर्फ सादा लिबास में वहाँ जाएंगे ताकि किसी को शक न हो। जवाबन शीदे ने सर हिलाया। दरगोश ने वहाँ जाने के लिए मेकअप का सहारा लिया, जिससे उसकी शक्ल ही बदल गई। शीदा उसको हैरत से देखता ही रह गया। ये एक खासा चलता हुआ बाजार था, जिसके अकब में वो इमारत मौजूद थी जहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा होता था। सर जी, सामने वाली गली में सीधे हाथ पर मकान नंबर 19 है। अरे तुम भी चलो, दरगोश चौंक कर बोला। क्या मुझे छोड़कर भाग रहे हो? नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है, घर जल्दी जाना है, घर वाली बीमार है, आपको बताया तो था ना। सच बोल रहे हो? दरगोश उसको घूरा। बिल्कुल जनाब। फिर वो धीमे लहजे में बोला, जैसे ही दरवाज़ा खुले तो आपने कहना है काले गुलाब से मिलना है बस। ओह, बाकायदा कोडवर्ड है यहाँ पर? बिल्कुल जनाब, आजकल हर कोई तरक्की की राह पर गामजन है। ठीक है, तुम जा सकते हो, दरगोश ने तवील सांस लेकर कहा। ये बात दरगोश नहीं जानता था कि शीदे का बहुत सा उधार बाकी है, इस वजह से अंदर जाने से घबरा रहा था। उसके जाने के बाद दरगोश ने शीदे की हदायत पर अमल किया, जिसकी वजह से वो एक दरवाजे के सामने मौजूद था। उसने बेल बजाई। चंद ही लम्हात गुजरे होंगे कि गेट के ऊपरी हिस्सा वाली खिड़की खुल गई। कौन है? एक मर्दाना आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। काले गुलाब से मिलना है, उसने शीदे के अल्फाज दोहराए। ओह, चौंक कर कहा गया। फिर तुम अंदर आ सकते हो। चंद सानिये के बाद दरवाज़ा खोल दिया गया। सामने एक दुबला पतला सा आदमी मौजूद था। उसने कदरे झुककर उसे रास्ता दिया था। एक छोटी सी राहदारी से गुजरने के बाद, दाएं तरफ वाले कमरों से गुजरने के बाद, उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो किसी होटल में आ गया हो। कोने में एक खूबसूरत सा काउंटर मौजूद था, जिसके गिर्द काफ़ी लोग मौजूद थे। ये हॉलनुमा कमरा था, जिसमें मेज़ें और कुर्सियाँ मौजूद थीं। हर मेज़ पर नंबर वाला एक कार्ड मौजूद था। हर मेज़ पर एक से एक हसीन लड़की मौजूद थी। कोई तन्हा थी और किसी के पार्टनर मौजूद थे। काउंटर के अंदर एक आदमी मौजूद था जो कि लोगों से रकम वसूल करके उनको मेज़ों पर भेज देता था। दरगोश यह सिस्टम देखकर हैरान रह गया। फहाशी के अड्डों के मुतालिक उसके दिल और दिमाग में रवायती किस्म के ख्यालात थे। जी सर, काउंटर क्लर्क ने उसको सर से पांव तक देखते हुए पूछा। काला गुलाब। खूब। सर, क्या आप अपना नाम बताएंगे? जगदीश वर्मा। दरगोश ने फर्जी नाम बताया। ओके मिस्टर वर्मा, क्या आपकी बुकिंग है? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। ओह, तो फिर आप हॉल का जायज़ा लें, जो फूल आपको पसंद हो उसी मेज़ पर जाकर बैठ जाएं। कोई भी चलेगी, दरगोश ने मुस्कुराकर कहा। उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आप 12 नंबर पर चले जाएं, और हाँ, 2000 जमा करवा दें, और 3000 उस लड़की के हाथ में। दरगोश ने उसकी हदायत पर अमल किया था और जल्द ही वो 12 नंबर मेज़ पर मौजूद था। 12 नंबर पर मौजूद लड़की काफ़ी खूबसूरत और उसके मेयार के मुताबिक थी। लड़की उसको मुस्कुराती निगाहों से देख रही थी। आपका गुड नेम सर? तुम मुझे जान कह सकती हो, दरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, लड़की की मुस्कुराहट गहरी हो गई। लेकिन यह जान तो सुबह होते ही चली जाएगी। वो काफ़ी तेज़ और तरार मालूम होती थी। कुछ कह नहीं सकते, यह जान रात में भी जा सकती है, दरगोश ने कंधे उचकाकर बेपरवाही से कहा। उसकी बात सुनकर लड़की कहका लगाकर हंस पड़ी और बोली, काफ़ी दिलचस्प आदमी मालूम होती हैं। दरगोश कुछ कहने ही वाला था कि एक वेटर निकलकर उनके सामने आ गया। ऑर्डर है जनाब, क्या यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम है? उसकी बात सुनकर लड़की ने गौर से उसको देखा और बोली, क्या आप पहली बार आए हैं? हाँ। ओह, जब ही वो मुस्कुराई। आपका ऑर्डर लिखा जाएगा, ठीक 12 बजे ये कमरा बंद कर दिया जाएगा। ऑर्डर आपको कमरे में तैयार ही मिलेगा। ये सुनकर दरगोश हैरान रह गया था कि जिस्म फरोशी का ये अड्डा अपनी तर्ज का अछूता ही साबित हो रहा था। ये काफ़ी हैरान कर देने वाला था। तुम खुद ही ऑर्डर मंगवा लो, दरगोश ने उस लड़की से कहा। अच्छा, शराब कौन सी? मैं शराब नहीं पीता, उसने जल्दी से कहा। लड़की ने गौर से उसको देखा और फिर वेटर से कुछ कहने लगी। वह सादे पर्चे पर जल्द अज जल्द ऑर्डर लिखने लगा। बड़ा अच्छा इंतज़ाम है यहाँ का, माहौल भी काफ़ी साफ़ सुथरा और मुनफरिद है। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, वह फ़ख्र से बोली। तुमने अपना नाम नहीं बताया, क्या रखा है नाम में? सुबह तक लोग सब कुछ भूल जाती हैं। उसके अंदाज में तलखी दर आई। फिर भी ये दुनिया की रस्म है, वह सर हिलाकर बोला। बचपन में मेरा नाम लड़की था, हवस परस्तों ने मुझे लड़की से औरत बना दिया, और अब मैं सिर्फ एक औरत हूँ। लगता है ज़माने की सताई हुई हो। हाँ, शायद तुम ज़ातियात पर बात नहीं करना चाहती। मैं और मेरी ज़ात क्या साहेब, वह हकारत से बोली। थोड़ी देर के बाद जब मैं तुम्हारे साथ कमरे में जाऊंगी तो मेरे वजूद का हर कोना तुम्हारे सामने होगा। और फिर कहाँ रही मेरी ज़ात? उसका लहजा काफ़ी तल्ख था। इस कदर उकताई हुई हो तो इस माहौल से निकल जाओ। कहाँ जाऊँ निकल के? यहाँ एक रात में एक दरिंदा है, बाहर की दुनिया तो बहुत से दरिंदों से भरी हुई है। क्या तुम अकेली हो? दरगोश ने संजीदगी से पूछा। नहीं, 2 दर्जन लड़कियां हैं ना। ओह, मेरा मतलब तुम्हारे रिश्तेदारों से है। एक बाप था बेचारा,
जब उसको पता चला होगा कि उसकी इकलौती बेटी घर से भाग गई है तो खुदकुशी कर ली होगी बेचारे ने। वह ठंडी सांस लेकर बोली। उसकी बात सुनकर दरगोश खामोश रहा। अरे क्या फालतू की बात कर रही हूँ मैं, क्या रखा है इन बातों में। उसका लहजा मगमूम था। दरगोश ने देखा कि उसकी आंख से आंसू भी टपक पड़ा है। इससे कबल दरगोश कुछ कह पाता, लाउड स्पीकर से आवाज़ बुलंद हुई। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से दरख्वास्त है कि अपने कमरों का रुख करें। रात के 12 बज चुके हैं और हॉल बंद होने वाला है। कमरे में चलें। लड़की उठते हुए बोली। वैसे मुझे शाजिया कहती हैं, ये नाम मेरे बाबा ने रखा था। थोड़ी देर के बाद वो दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में मौजूद थे। जो नंबर आसिफ दरगोश को दिया गया था वही कमरे का नंबर था। कमरे में चारों तरफ माहौल खासा साफ सुथरा था। एक तरफ बेड के करीब एक छोटी सी मेज़ मौजूद थी जिस पर खाने पीने की अशिया मौजूद थीं। शाजिया की बात ठीक थी। वेटर ने सामान कमरे में पहुंचा दिया। शाजिया ने भी कुर्सी खिसकाई और विराजमान हो गई। आप कुछ खा लें। इस खाने में जहर तो नहीं? दरगोश ने मुस्कुराकर कहा। दरगोश की बात सुनकर एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर दौड़ गई। नहीं, जहर तो मेरी ज़िंदगी में घुल चुका है। मैं किसी और के लिए क्या जहर मुहैया करूंगी। उसकी बात को सुनकर दरगोश खामोश हो गया। दरगोश को अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़की अपनी खुशी से इस कारोबार में नहीं है, मगर दरगोश को क्या लेना देना। वो तो इस ज़िंदगी को अपनी खुशी से कबूल कर चुकी थी। खाने से फरागत के बाद शाजिया बोली, चलें, वक्त निकला जा रहा है। तो अरे वक्त निकला जा रहा है, जल्दी आ जाएं वरना रात बहुत हो जाएगी, वह एक अदा से बोली थी। चलो। वो उठकर बेड पर नीम दराज हो गया। शाजिया उसको गौर से देखने लगी थी। दरगोश काफ़ी गहरी सोच में गुम था। थोड़ी ही देर के बाद दरगोश ने शाजिया की तरफ देखकर कहा, क्या तुम कोई ऐसा तिलिस्म कर सकती हो कि मैं आज की रात किसी को भूल जाऊं? किसको भूल जाना चाहती हैं? वैसे भी मैं कोई जादूगरनी थोड़ी हूँ। वो मुस्कुराई। हर खूबसूरत औरत एक जादूगरी होती है। वैसे भी मैंने सुना था इन दुकानों में इंसान सब कुछ भूल जाता है। आपकी बात समझ गई। इन बाज़ारों में लोग मोहब्बत की चोट खाकर आते हैं और इस चोट को भुलाने की नाकाम कोशिश करते हैं। खैर, मैं कोशिश करूंगी कि मेरा कुर्ब आपको वो सब भुला दे। इतना कहकर वो उठी और कमरे की रोशनी गुल कर दी। इसके साथ ही कमरे में अंधेरा छा गया। दूसरे दिन की सुबह काफ़ी खुशगवार थी। वो जब नहा धोकर निकला तो शाजिया चाय की ट्रे के साथ उसके मुंतज़िर थी। वो उसको देखकर अजीब अंदाज में मुस्कुराई। ओहो, तो चाय का भी इंतज़ाम है? हाँ बिल्कुल, ताकि गाहक दोबारा यहाँ का रुख करे। क्या मेरा कुर्ब उसको भुलाने में आपका मददगार साबित हुआ? शाजिया ने चाय पीते हुए दरगोश से पूछा। नहीं, तुम्हारे भरपूर अंदाज से उसकी तलब और बढ़ गई है। मैं अब उसको हर कीमत पर हासिल करूँगा क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। हाँ, मोहब्बत। इतना कहकर दरगोश ने जेब से 3,000 रुपये निकाले और शाजिया के सामने मेज़ पर रख दिया और बाहर निकल गया। शाजिया उसको जाते हुए देखती रह गई और ज़ेरे लब बुड़बुड़ा कर बोली, तुम क्या जानो मोहब्बत? मोहब्बत वो जहर है जो इंसान को बर्बाद कर देता है, जैसे कि आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। नागर और उसके साथियों ने इस कदर शानदार दावत कभी नहीं खाई थी। खाने से फारिग होने के बाद पुलिसरार बॉस की आवाज़ फिर उसके कानों से टकराई। मेरा ख्याल है अब काम की बात शुरू की जाए। जी बॉस। सुनो मेरे साथियों, ये जगह बहुत बेहतर है। अब जो मैं काम शुरू करने वाला हूँ उसके लिए मैं बहुत अरसे से प्लान कर रहा था अपने काम के लिए, और अब मैं मुकम्मल तौर पर उस प्लान को अपने हाथ में ले चुका हूँ। मेरी बरसों की मेहनत और सोच रंग ले आई है। अब तक जो भी काम हमने किए वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्त गुजारी के थे और तुम्हारा इम्तिहान था। अब वक्त आया है करोड़पति बनने का। बॉस की आवाज़ में अजीब सा जज्बा पैदा हो गया जिसको नागर कोई नाम ना दे सका। वैसे नागर के लिए बात भी काफ़ी खुशी की थी कि वो जल्द ही अमीर हो जाएगा। बॉस, हमको करना क्या होगा? नागर ने बेताबी से कहा। ये इलाका वीरान और बेआबाद है। यहाँ थोड़े फासला पर एक दरख्तों के दरमियान से ऊंचे नीचे टीलों से होता हुआ एक रास्ता एक गैर आबाद समुंदर के वीरान किनारे जाकर ख़त्म हो जाता है। समुंदर का वीरान किनारा? नागर ने हैरत से कहा। हाँ, समुंदर का वीरान किनारा, जहाँ हमारे लिए दौलत ही दौलत है। तुम लोग रात के 12 बजे वहाँ जाओगे। रात के 1 बजे एक लॉन्च आकर रुकेगी। उस लॉन्च में जो कुछ भी होगा वो बाहिफाजत नादिर महल में मुंतकिल करना है। वो सामान किस किस्म का है? जैक ने पूछ लिया। चंद लम्हा तक खामोशी रही। इसके बाद बॉस की गुस्सा भरी आवाज़ सुनाई दी। ये एक गैर ज़रूरी सवाल है। ज़्यादा गैर ज़रूरी सवाल तुम्हारी ज़िंदगी पर फुल स्टॉप लगा सकती हैं। अब जाओ उस जगह का मुआयना करो जहाँ वो सामान आने वाला है। जाओ। शाबाश। लहजे की सफाकी महसूस करके नागर और उसके साथी काम गए। बड़े सरकार अपने मखसूस कमरे में आराम कुर्सी पर बैठे हुए सोच में गर्क थे। ऐन उसी वक्त मुराद की आवाज़ उसके कानों से टकराई। सरकार, जमालदीन आया है। उसकी बात सुनकर वो चौंक से गए और मुड़े बगैर पुरवकार लहजे में बोले, उसको मेहमान खाने में लेकर जाओ, मैं आ रहा हूँ। मुराद के जाने के बाद वो बड़े सरकार कुछ देर तक सोचते रहे और फिर धीरे से उठे और कमरे के कोने में मौजूद अलमारी की जानिब बढ़े और अलमारी से एक रिवॉल्वर निकाला
और शलवार के नेफे में उड़स लिया और फिर अलमारी का पट बंद कर दिया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि सामने तूसिया को देखकर वो रुक गया। तुम अभी सोई नहीं? नहीं बाबा जानी, मैं एक बात आपसे करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। उसके लहजे में शफकत का अंसर नुमाया था। अगले हफ्ते नीलम की शादी है। जानता हूँ कि वो तुम्हारी फ्रेंड है और तुम उसकी शादी में शिरकत करना चाहती हो, बड़े सरकार ने मुस्कुरा कर कहा। ज़रूर करो, मगर शादी कब है? इस इतवार को। और मैं तमाम रसूमात में शिरकत करना चाहती हूँ और हफ्ता भर के लिए मैं उसके घर जाना चाहती हूँ। ना जाने तूसिया के मुंह से जुमला सुनकर बड़े सरकार के चेहरे का रंग बदल गया और उसने बेचैन होकर कहा, लेकिन तूसिया, हफ्ता भर तो बहुत होता है। तुम रस्मों में ज़रूर शिरकत करो, लेकिन शाम को जाओ और रात को वापस आ जाओ। इतना सुनना था कि तूसिया का मुंह फूल गया और वो गुस्से से पैर पटक कर बोली, इस तरह तो मज़ा नहीं आएगा बाबा जानी। मैं सिर्फ नीलम के घर ही तो जा रही हूँ और किसी दूसरी जगह तो नहीं। आप मुझे कहीं भी जाने नहीं देते। उसके लहजे में गुस्सा था। नहीं, रात को नहीं। मैं तुमको इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकता कि तुम रात में घर से बाहर रहो, बड़े सरकार ने गुस्सा से कहा। मैं जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी, अपनी फ्रेंड की शादी में। बाहर आवारागर्दी तो करने नहीं जा रही। जवाबन तूसिया भी गुस्से से बोली, अच्छा बाबा जाओ। बड़े सरकार ने कहा, मगर इतना बताओ कि तुम्हारे खरगोशों का क्या होगा? मैंने उनको बता दिया है, वो लापरवाही से बोली। और मेरा क्या होगा? तुम चली जाओगी तो मैं कैसे रहूँगा? जिस तरह मैं रहूँगी, तूसिया का जवाब था। अच्छा अभी जाकर सो जाओ, बाकी बातें कल सुबह करेंगे। कल नीलम मुझे लेने आ रही है और मैं उसके साथ ज़रूर जाऊंगी। इतना कहकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही बड़े सरकार के माथे पर सोच की सिलवटें उभर आई थीं। ये सब मैं तेरी खातिर तो कर रहा हूँ, फिर तुमको खुद से कैसे दूर कर दूँ? लेकिन हर वक्त तो मनमानी नहीं चलती ना, मुझे कभी तुम्हारी भी माननी पड़ेगी। एक हफ्ते की तो बात है। वो ज़ेर-लब बुड़बुड़ाया और कमरे से बाहर निकल गया। उसका रुख मेहमान खाने की तरफ था। शाजिया के पास से आने के बाद उसके दिल की बेकुली बढ़ गई थी। जिस मोहब्बत को भुलाने वो इस अड्डे पर गया था, वहाँ उसकी याद शिद्दत से आने लग पड़ी। फिर वो घर आकर सो गया और अगर मोबाइल फ़ोन की बेल ना बजी होती तो शायद वो काफ़ी देर तक सोता रहता। आज शाम पुलिस के आला अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की गई थी, जिसमें तमाम छोटे बड़े अफसरान को तलब किया गया था। हवाईजे ज़रूरी से फारिग होने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद वो हेडक्वार्टर की जानिब निकल पड़ा। कॉन्फ्रेंस रूम में तमाम बड़े अफसरान मौजूद थे। एक बहुत बड़ी लंबी सी मेज़ थी, जिसमें पूरे शहर के, हर टाउन के अफसर तशरीफ़ फरमा थे। मेज़ के करीब बिल्कुल वही आला अफसर मौजूद था जिसने ये मीटिंग तलब की थी। उसके बिल्कुल करीब एक बड़ी सी खूबसूरत स्क्रीन नस्ब थी। मीटिंग शुरू होने से पहले तमाम अफसरान की चाय और समोसों से तवाज़े की गई थी। इसके बाद उस अफसर ने बोलना शुरू किया था। उसका अंदाज़ बड़ा ही नरम था, जिसके लब व लहजे से दरगोश समेत तमाम लोग बेहद मुतासिर हुए। उसका नाम इकबाल भट्टी था, जो कि दूसरे शहर से बदली होकर इस शहर में आया था। उसने तकरीर करने वाले अंदाज में कहना शुरू किया, मेरे जानिसार और मुहिब्बे वतन साथियों, मुझे आप पर फ़ख्र है। ख़ासकर जिब्रान और उसके साथियों पर जितना फ़ख्र किया जाए कम है। हमारे शहर में अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखना ही पुलिस की जिम्मेदारी है। इसलिए हमने एक हिकमत अमली तय की है। शहर में बढ़ते हुए जुराइम की रोकथाम के लिए एक एक्शन टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसका काम शहर के अंदर जुराइम की रोकथाम होगा। इस फोर्स में इस शहर के जाने माने अफसरान शामिल होंगे, जिनकी मुझ पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी होगी। अब एक ख़ास बात, हमारे ख़ास मुखबर की वसातत से इतला मिली है कि शहर में वसी पैमाने पर स्मगलिंग का काम शुरू होने वाला है। वो स्मगलिंग किस चीज़ की होगी ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन इस काम में मुल्क दुश्मन अनासिर की सपोर्ट हासिल है, इसकी एक वजह है। इतना कहकर वो आला अफसर खामोश हो गया। इकबाल भट्टी के चेहरे पर ड्रामाई तासुरात थे। उसके चुप होते ही कॉन्फ्रेंस रूम में मौत की सी खामोशी छा गई थी। सब ये जानना चाहते थे कि वो ख़ास वजह क्या है। सबके चेहरों पर सनसनी छाई हुई थी। इकबाल भट्टी की खोजती हुई नज़रें सबके चेहरों पर थीं। वो हाजरीन पर अपने जुमलों का तासुर देखना चाहता था। आपका इशारा किस जानिब है जनाब? सब ने यकजुबान होकर कहा। सभी जानते हैं कि हमारे शहर मुल्क का मुआशी सतून है और इसकी वजह समुंदर है, और वह स्मगलिंग समुद्री रास्ते से होगी। हम हर वीरान साहिल पर नज़र रखेंगे ताकि दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। इकबाल भट्टी ने मुस्कुराकर कहा। सर एक सवाल है, एक पुलिस अफसर ने पूछा। ज़रूर, मुझे खुशी होगी। आपने कहा था स्मगलिंग किसी चीज़ की होगी, ये अंदाज़ा नहीं है, फिर भी अगर कुछ आइडिया हो जाता तो। माल किसी भी सूरत में हो सकता है, ये ड्रग्स भी हो सकते हैं और सोना चांदी भी, कुछ भी। लेकिन इसकी रोकथाम हमारा फ़र्ज़ है और बहुत जल्द एक टीम तश्कील दी जाएगी जिसका काम शहर के साहली इलाकों की निगरानी होगी। मैं चाहता हूँ हर शख्स जो इस टीम का हिस्सा हो अपनी जिम्मेदारी का भरपूर मुजाहरा करे। मीटिंग के ख़त्म होते ही दरगोश ऑफिस से बाहर निकल आया। उसने पार्किंग से अपनी मोटरसाइकिल निकाली और फिर घर की तरफ रवां दवा हो गया।
रात ज़्यादा नहीं हुई थी, अभी सिर्फ 8 ही बजे थे। एक ट्रैफिक सिग्नल पर दरगोश को रुकना पड़ा। सड़कों पर ट्रैफिक भी काफ़ी दिखाई दे रहा था। सिग्नल के सुर्ख होते ही उसके बराबर एक टैक्सी आ रुकी। दरगोश ने बेख्याली में उसकी पिछली सीट पर नज़र डाली और फिर वह बुरी तरह से चौंक उठा। उस टैक्सी में 2 लड़कियां थीं और दोनों ही आपस में बातचीत में मसरूफ़ थीं। उनमें वो भी थी जिसके ख्यालात ने दरगोश की रात की नींदें हराम कर रखी थीं। वह सोच भी नहीं सकता था कि उससे इस जगह यहाँ ऐसे मुलाकात हो जाएगी। वो आंखें फाड़े उस लड़की को घूर रहा था। इस हालत में वो ये भी भूल गया था कि सिग्नल खुल चुका है। पिछली गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर होश में आया। फिर उसने चौंक कर इधर उधर देखा तो वाकई सिग्नल खुल चुका था। फिर उसने जल्दी से गाड़ी उस टैक्सी की तलाश में आगे बढ़ा दी। वो सोच भी नहीं सकता था कि तूसिया से यूं मुलाकात हो जाएगी। तूसिया उस टैक्सी में अपनी एक फ्रेंड के साथ, जिसका नाम नीलम था, बैठी हुई थी। तुम्हारे बाबा बहुत नाराज़ हो रहे होंगे, नीलम ने संजीदगी से पूछा। बड़े सरकार को नाराज़ होने के अलावा और आता ही क्या है। उन्होंने एतराज़ किया था तुमसे मिलने पर, मगर मैंने भी कह दिया कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तूसिया मुंह बनाकर बोली। मुझे समझ नहीं आता तूसिया, तुमको इस कदर बेजा पाबंदियों में क्यों रखा जाता है। ना तुम किसी से मिल सकती हो और ना ही कोई ज़्यादा तुमसे मिलने आ सकता है। नीलम हैरत से बोली। समझ तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन अब तो आदत सी हो गई है। छोड़ो ना यार, कोई और बात करो। मगर तुझे यूं बगैर किसी बॉडीगार्ड के बाहर निकलने की इजाज़त कैसे मिली। यार तेरी शादी जो है इसलिए ज़िद की, वरना इजाज़त नहीं मिलती। इजाज़त मिली सिर्फ शादी के लिए, उसके बाद फिर घर की चारदीवारी। दोनों बातें करती रहीं और टैक्सी का सफ़र जारी रहा। जल्द ही टैक्सी एक मार्केट में दाखिल हो गई। फिर टैक्सी रुकी और दोनों लड़कियां बाहर निकल आईं। तूसिया मार्केट की चकाचौंध से हैरान रह गई। वो हर चीज़ को यूं पुरशौक निगाहों से देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। नीलम, तुम जानती हो मैं ज़िंदगी में कभी भी बाजार नहीं गई। जो ख्वाहिश की वो बाबा जानी ने पूरी कर दी। मैंने बाहर निकलने की बात की तो वह सख्त गुस्सा हो जाते। शायद मुझसे भी मुलाकात ना होती अगर तुम कॉलेज ना आती तो। तूसिया ने कोई जवाब ना दिया। दोनों मार्केट में एक दुकान के अंदर दाखिल हो गईं। दरगोश ने मोटरसाइकिल को एक किनारे पर लगाया और खुद सोचकर उनके पीछे दुकान में दाखिल हो गया, जो कि काफ़ी देर से उनके ताक़ुब में था। दरगोश भी कुछ सोचकर उनके पीछे दुकान में दाखिल हो गया। ये गिफ्ट शॉप की एक बड़ी दुकान थी, जिसमें परफ्यूम्स और लेडीज़ मेकअप का सामान भी दस्तयाब था। दुकान में एक सेल्समैन भी मौजूद था जो इस वक्त नीलम से कुछ कह रहा था। आपके पास खरगोश के बच्चे होंगे? दरगोश ने दुकानदार को मुखातिब करके कहा। इससे कबल के दुकानदार जवाब देता, तूसिया ने चौंक कर उसकी जानिब देखा और फिर नज़रें हटा लीं। जी ज़रूर, मगर अफसोस वो खिलौने की सूरत में दस्तयाब हैं। दुकानदार अपनी मखसूस मुस्कुराहट से बोला। ओह, चलो खिलौने की सूरत में दिखाओ तो। दरगोश ने मायूस होकर तूसिया की तरफ कनखियों से देखते हुए कहा। आप पहले हमें फारिग कर दें, देर हो रही है। नीलम ने कदरे बरहमी से दुकानदार से कहा। जी हाँ, आपकी कॉल आते ही मैंने आपका सामान तैयार कर दिया था, बस अभी लाया। इतना कहकर दुकानदार दूसरी तरफ चला गया। उसके जाने के बाद दरगोश बराह रास्त तूसिया से मुखातिब होकर बोला। आज खरगोश के बच्चे नहीं आपके साथ? ए मिस्टर, कौन हैं आप और इतनी बेतकल्लुफ़ी से आप क्यों मेरी फ्रेंड से बात कर रहे हैं? नीलम ने रौब से कहा। इनका नाम तो तूसिया है और आपकी तारीफ़। दरगोश उसके लहजे को नज़रअंदाज करता हुआ बोला। मैं नीलम हूँ और आपकी तारीफ़? मेरा नाम दरगोश है, इंस्पेक्टर आसिफ दरगोश। तूसिया तिरछी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। आप इसको कैसे जानती हैं? नीलम ने तूसिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या सारी बातें यहाँ इसी जगह हो जाएंगी? किसी कॉफ़ी शॉप में चलकर बैठते हैं, फिर मैं आपको सारा किस्सा सुनाऊंगा। इससे कबल कि वो कुछ कह पाती, उसी लम्हे दुकानदार एक पैकेट लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसने पैकेट को थैले में डालते हुए कहा। मैंने आपका सामान पैक कर दिया है, आपके 4200 हुए हैं। दुकानदार ने बिल देते हुए कहा। इतने ज़्यादा? दरगोश बोल पड़ा। हमारे रेट फिक्स होते हैं जनाब, न कम न ज़्यादा। यही चीज़ आप इसी क्वालिटी में किसी और से लेंगे 6 या 7 हज़ार से कम की नहीं होगी। दुकानदार मुंह बनाकर बोला। कोई बात नहीं, मुझे मालूम है। नीलम ने परस से पैसे निकालकर अदा करते हुए कहा। क्या ख्याल है, कॉफ़ी शॉप पर चलें? दरगोश मुस्कुराते हुए बोला। ज़रूर। नीलम ने चंद लम्हात तक सोचने के बाद मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तूसिया ने उसको घूर कर देखा, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। जमाल कैफ़े इस शहर का मशहूर तरीन कैफ़े था। इसकी मशहूरी की वजह सिर्फ इसकी कॉफ़ी ही नहीं, बल्कि इसके समोसे भी थे। इस जैसे जायकादार समोसे शायद ही पूरे शहर में किसी जगह दस्तयाब हों। फिर तीनों जल्दी उस कैफ़े की एक मेज़ पर मौजूद थे। क्या मैं आपको बहन कह सकता हूँ? दरगोश ने खुले दिल से नीलम से पूछा। उसकी बात सुनकर नीलम चौंक गई और दूसरे पल मुस्कुराकर बोली, जी शौक से। मगर मेरा वही सवाल कि आप इनको कैसे जानती हैं? मैं इनके घर गया था, इत्तफाक से इनसे घर पर मुलाकात हुई थी। दरगोश ने संजीदगी से कहा। ओह। उसने तूसिया की तरफ घूम कर देखा और बोली, क्या वाकई? तूसिया ने दोनों को बारी बारी देखा और फिर अस्पात में सर हिला दिया। नीलम का लहजा मानी खेज था। हैरत अंगेज तौर पर उसका अंदाज भी बदल गया।
इसी दौरान वेटर कॉफ़ी ले आया। कॉफ़ी पीने के दौरान खामोशी रही। अचानक दरगोश ने तूसिया को गहरी नज़रों से देखा और बोला, साफ दिल से कह रहा हूँ तूसिया, तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में उतर गई है। लफ्ज़ मोहब्बत का मतलब शायद तुमको देखने के बाद ही मैं समझाऊँ। दरगोश का अंदाज काफ़ी साफ सुथरा था। अरे अरे, आप तो। नीलम घबरा गई। इससे आगे वो कुछ कह ही ना सकी। मैं कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहा और ना ही किसी किस्म की कोई गलत बात की है। जो दिल की बात है वो की है। तुमसे शादी करूँगा तूसिया। तूसिया का चेहरा सुर्ख हो गया और होंठ थरथराने लगे। नीलम ने यह सब देखा और उसका कंधा हिलाकर बोली, क्यों भाई, ये क्या चक्कर है? तूसिया ने कोई जवाब ना दिया, बस उसकी गर्दन झुकी ही रही। दरगोश और नीलम की आंखों ही आंखों में कुछ इशारे हुए। फिर दरगोश दोबारा बोला, मैं आज अपने दिल का हाल बयान करके बहुत खुश हूँ। ये खुशी आर्जी है। तूसिया बोल उठी, क्या मतलब? दरगोश ने चौंक कर कहा, मतलब सिर्फ इतना है कि मैं इस नीलम की शादी के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए इसके घर आई हूँ। ओह जी। तूसिया के लहजे का तासुर कुछ अजीब सा था, वरना मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि किसी मर्द से इस तरह बात कर सकूंगी। इसी वजह से मैंने अपने आप को बेजुबान जानवरों में गुम कर दिया है। जी, मैं समझा नहीं, और मैं शायद समझा भी ना सकूंगी, क्योंकि मैं खुद भी इस ज़िंदगी को अच्छी तरह से समझ नहीं सकी हूँ। बेजुबानों से तो राहो रस्म बढ़ा सकती हूँ, मगर इंसानों से नहीं। तूसिया के चेहरे पर उदासी और करब नुमाया था। मैं ज़रूर समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमको अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बनाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर तूसिया के चेहरे की उदासी और बढ़ गई। उसने बेचैन होकर नीलम को मुखातिब किया, चलो घर, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तूसिया के इस अजीबोगरीब रवैया पर नीलम और दरगोश दोनों ही उलझन का शिकार होकर रह गए। साफ जाहिर था कि वो भी दरगोश से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों वो किसी अंदरूनी जज्बे के तहत घबरा रही थी। ऐसा क्यों था, नीलम समझने से कासिर थी। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, तुमने अपनी कॉफ़ी तक ख़त्म नहीं की? नीलम बोल उठी। मेरा दिल नहीं चाह रहा, वह दरगोश से नजरें चुराती हुई बोली। दरगोश बगौर उसको देख रहा था। फिर कुछ सोचकर नीलम बोली, अच्छा तुम बाहर जाकर मेरा इंतज़ार करो, मैं 2 मिनट में दरगोश भाई से बात करके आती हूँ। तूसिया ने उसको घूर कर देखा और फिर बाहर निकल गई। ये ठीक कह रही है, इसके वालिद इसको बेजा पाबंदियों में रखते हैं। वो तो मैं इनसे ज़बरदस्ती जंग करके 1 हफ्ते के लिए ले आई हूँ। इन्होंने हमको कहीं घूमने फिरने की इजाज़त भी नहीं दी। नीलम बोली। दरगोश ने सर हिलाया। वाकई काफ़ी हैरत अंगेज़ बात है। आप फिक्र मत करें, मैं बहन होने की वजह से अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगी। आप मेरी शादी में ज़रूर आएँ। यूँ भी मेरी शादी में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। मेरे आने से तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? कुछ नहीं, वो हंसी। दरअसल मेरा कोई भाई नहीं है। अपनी शादी का सारा इंतज़ाम मुझे खुद करना है। सिर्फ एक बूढ़ी माँ है जो बीमार है, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ओह वेरी सैड। अगर कोई काम वगैरह है मुझे ज़रूर बताना। सब कुछ मुकम्मल है भाईजान, बस आप तशरीफ़ ले आना। अगर किसी काम की ज़रूरत पड़ी तो बता दूंगी। नीलम खलूस दिल से बोली। ठीक है। रात को दरगोश की ड्यूटी थी, लेकिन वो दिमागी तौर पर गैर हाजिर था। उसका जहन बदस्तूर तूसिया के पुरस्कार रवैये में खोया हुआ था। नीलम से तो उसने उसके घर का एड्रेस ले लिया था। रात के करीब 2 बजे एसएचओ ने अपने कमरे में तलब कर लिया। वो काफ़ी बेदिली से कमरे में पहुंचा। एसएचओ से काफ़ी दोस्ताना किस्म के मुरासिम थे। वो दोनों अक्सर मिठाई यानी रिश्वत मिल बांट कर ही खाते थे। क्या बात है, आज ऑफ कलर दिखाई दे रहे हो, नींद आ रही है? एसएचओ फयाज ने उसको गौर से देखा और कहा, बस यार कुछ थकन सी और कुछ नहीं। उसने बात ही उड़ा दी। बात यह सिर्फ तुम्हें 15 दिन की लीव मिलने वाली है। वो किस खुशी में? जवाब हैरत से दिया गया। तुम्हारा नाम इकबाल भट्टी की उस टीम में शामिल है जो कि समुद्री साहिलों की निगरानी करेगी, जहाँ से स्मगलिंग की जाएगी। हर 15 दिन के बाद वहाँ एक टीम ड्यूटी देगी, ताकि दोनों की कारकर्दगी अच्छी हो और कोई करप्शन में मुलविस ना हो सके। यार ये इकबाल भट्टी कुछ ज़्यादा मुहिब वतन नहीं? वो चिढ़कर बोला। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, जब थोड़ा पुराना हो जाएगा तो खुद ही मामूल पर आ जाएगा। वैसे आदमी ईमानदार है। ईमानदार इंसान की पुलिस में कोई जगह नहीं, और अगर वो पुलिस में भर्ती भी हो जाए तो उसका हाल जिब्रान जैसा ही होता है। उसकी बात पर फयाज ने कहका लगाया। दूसरे लम्हे वो संजीदगी से बोला, वाकई तुम ठीक कहते हो। जिब्रान की मौत का मुझे बेहद अफसोस है, मगर तुम ये जो बात बोल रहे हो दूसरों के सामने मत कहना। दरगोश के चेहरे पर बेजारी के तासुरात थे। अब जाने की तैयारी करो, तुम्हारी जगह फहाद आ रहा है। यार वो तो ठीक है, मगर तुमने मेरे सारे खांचे मार दिए। अब उस वीराने में क्या झक मारूंगा? उसने मुंह बनाकर कहा। अरे नहीं, बाजुकात जंगल में मंगल भी हो जाता है, और तुम इतने सीधे भी नहीं हो कि हाथ पर हाथ धरे बैठोगे। फयाज का लहजा मानी खेज था। दरगोश ने कोई जवाब ना दिया, बस सोच में डूब गया था। नागर और उसके साथी एक इलाके में रिहाइश पजीर थे। नागर सिर्फ अपने पुरस्कार बॉस को जवाब दे था। नागर ने जिंदगी में कभी भी किसी से डरना नहीं सीखा था।
ना जाने क्यों वो इस पुरस्कार बॉस से खाइफ हो जाता था, जिसके अहकामात उसको सिर्फ फ़ोन पर ही मिलते थे। नादिर महल में खाने की दावत के बाद बॉस ने नागिर और उसके साथियों को इस इलाके का जायज़ा लेने का कहा था, जहां उस लॉन्च को आना था। जायज़ा के बाद बॉस ने उसको लंबी तान कर सोने को कहा कि जब माल उतरना होगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नागिर ने अपने साथियों को ये नहीं बताया कि बॉस के अहकामात किस तरह मिलते हैं। वैसे भी उसके साथियों को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि बॉस कौन है, बस वो तो आम खाने से मतलब रखते थे। पेड़ गिनना उनके मंशूर में ना था। जब तक उनको दूसरे अहकामात मौसूल ना हुए थे, नागिर और उसके ग्रुप ने शहर में छोटी मोटी वारदातें शुरू कर दी थीं, जिनसे उनको बहुत फ़ायदा होता था। उस नादीदा बॉस का रोब उन पर बहुत ज़्यादा था। यूं लगता था कि जैसे वो हर वक्त उनके साथ हो। नागिर इस वक्त अपने साथियों के साथ बैठा ताश खेलने में मसरूफ़ था। उसके साथियों का हंसी मजाक जारी था। कभी कभी नागिर भी एक लुकमा छोड़ देता था, जिससे उसके साथियों के बुलंदो बांग कह कहे फूट पड़ते, लेकिन नागिर की मुस्कुराहट उन पर भारी होती। तुम हमेशा ही हार जाते हो तो ताश खेलते ही क्यों? जैक ने पिंटू को छेड़ते हुए कहा। मैं नहीं हारता, तुम लोग बेईमानी करते हो, पिंटू ने जलकर कहा। यह तो झूठ है, नागिर ने मुस्कुराकर कहा। अगर तुम अकेले भी खेलोगे ना तो हार जाओगे। नागिर ने अपने सामने रखे गिलास जिसमें शराब मौजूद थी घोंट भरते हुए कहा। नागिर की बात के जवाब में उसके दोनों साथी कह कहा मारकर हंस पड़े, जबकि पिंटू का मुंह बन गया। नागिर के लबों पर वही मखसूस मुस्कुराहट थी जिससे सामने वाला हमेशा ही रोब में आ जाया करता। नागिर दादा, टोनी ने नागिर को मुखातिब किया। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? नागिर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। दादा, नादिर महल गए काफ़ी दिन हो गए, टोनी ने भराई हुई आवाज़ में कहा। वहाँ अब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मैं जानता हूँ तुम पेटू हो बड़े, नागिर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अब हंसने की बारी पिंटू की थी, लेकिन जैक भी कम ना था। उन दोनों को हंसते हुए देखकर टोनी काफ़ी चिढ़ गया था। जो भी खाता हूँ अपने पैसों का खाता हूँ, तुम लोगों की तरह मुफ्त खोरा नहीं हूँ मैं, टोनी ने जवाब देते हुए कहा। मुफ्त खोरा किसको कहा बे? जैक ने आंखें दिखाई। अबे तुझको, बिन मानस की औलाद, खुद को देख, मुफ्ते का माल खा खा कर कैसा कुप्पा हो गया है, टोनी ने सारा बदला निकालते हुए जवाब दिया। अब तो टोनी की बात पर तो नागिर भी हंस पड़ा, जबकि जैक लाजवाब होकर मुंह सा बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। दादा, मैं तो तुम्हारे कहने पर उस भूत महल में गया था, वरना अगर बॉस ने बुलाया होता तो कभी ना जाता और ग्रुप को खैराबाद कह देता, पिंटू ने मुंह बनाकर कहा। और फिर तुम्हारी लाश किसी गंदी नाली में मिलती। इस ग्रुप को छोड़ देने का मतलब सिर्फ मौत है, समझे ना? नागिर का लहजा यकदम सर्द हो गया। नागिर के चेहरे पर इस कदर सफाकी देखकर तीनों ही कांप गए। सारा खुशगवार माहौल यकदम ही मौत के सन्नाटे में तब्दील हो गया था, जैसे कोई मर गया हो। दादा, मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं कौन सा सीरियस था, नागिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। नागिर को मुस्कुराते देखकर पिंटू सोचने लगा, अगर भेड़िया मुस्कुरा सकता तो नागिर जैसा लगता। मैं अब तुम लोगों को अहम बात बताने वाला हूँ। नागिर ड्रामाई अंदाज में उन तीनों को देखने लगा। कौन सी बात उस्ताद? बात पैसे के फायदे की हो तो अच्छा है, टोनी ने कहा। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है, नागिर ने मुस्कुरा कर कहा। लॉन्च में जो भी माल होगा उसमें से बॉस को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, बाकी सारा माल हमारा होगा। वो माल हीरों की शक्ल में हो या सोने की शक्ल में या फिर कोकेन की शक्ल में, सब हमारा है। नागिर तवील सांस लेकर बोला। क्या? तीनों के हलक से बेयक वक्त निकला। पर वो क्या चीज़ होगी जिसकी बॉस को ज़रूरत है? तीनों ने यक जुबान होकर कहा। पता नहीं, जो भी है, लेकिन है बहुत कीमती। बॉस ने अभी बताया नहीं, वो बाद में बता देंगे। उसके लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट दौड़ गई। दरगोश नीलम के बताए हुए पते पर पहुंच गया, लेकिन वो खाली हाथ ना था, बल्कि उसके साथ दो खूबसूरत से पैकेट भी थे। एक तोहफा तूसिया के लिए, दूसरा नीलम के लिए। नीलम का घर 3 कमरों के फ्लैट पर मुश्तमिल था। कमरे ज़्यादा बड़े तो नहीं थे, मगर हवादार ज़रूर थे। दरवाज़ा नीलम ने ही खोला और दरगोश को देखकर खुशी का इजहार किया, मगर तोहफों को देखकर उसने खफगी का इजहार ज़रूर किया। इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है जभी तो लाया हूँ। बहुत महंगे होंगे भाई, वो मुस्कुराई। मेरी बहन, तुम भी तो बहुत कीमती हो, दरगोश ने प्यार से नीलम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। दर हकीकत दरगोश को नीलम से सगी बहनों की तरह मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि दरगोश की कोई बहन ही नहीं थी। हमेशा से उसको बहन की तमन्ना रही थी, इसलिए जब नीलम ने उसको भाई कहा तो दरगोश को अपनी यह तमन्ना पूरी होती हुई महसूस हुई। नीलम ने तोहफे संभाले और उसको एक कमरे में ले आई। ये कमरा ड्राइंग रूम था। सोफे पर बैठते हुए उसने राजदाराना लहजे में तूसिया की बाबत पूछा था, जिसके जवाब में नीलम हंस पड़ी और बोली, वो मेरे दुपट्टे में बेल लगा रही है। मैंने कल से उसको आपके बारे में नहीं बताया। ये अच्छा किया। अगर उसको पता चल जाता कि मैं आने वाला हूँ तो शायद वो अपने घर चली जाती। भाई, ये तो आपने ठीक कहा, उसका ये रवैया मेरी समझ से बाहर है। खैर, ये बताएं क्या लाऊं आपके लिए? सिर्फ एक कप कॉफ़ी। नीलम ने सर हिलाया और जाने लगी तो दरगोश ने उसको रोक लिया और बोला, ये बताओ,
कल तुमको तूसिया ने क्या बताया? इतना सुनना था कि वो संजीदा हो गई और बोली, कुछ भी नहीं भाई, वो तो इस मौजू पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं। ना जाने उस पर किस किस्म का दबाव है। चंद लम्हों तक सोचने के बाद दरगोश बोला, क्या तुम मुझसे मेरी मुलाकात करा सकती हो? ज़रूर, वो बोली। मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, इसी बहाने उसे यहाँ भेज देती हूँ। तुम्हारी अम्मी? उनकी फ़िक्र मत करें, वो अपने कमरे में आराम फरमा रही हैं। उसके जाने की थोड़ी ही देर बाद तूसिया कमरे में दाखिल हुई और दरवाजे पर ठिठक कर रुक गई। उसकी आंखों में हैरत भी थी। आप उसके मुंह से निकला और दूसरे पल उसकी निगाहें आज खुद झुक गईं। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? दरगोश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्यों? वो धीरे से बोली। उसने एक पल भी दरगोश की सिमत निगाह उठाकर नहीं देखा। वो इसलिए कि मेरी चाहत आपसे सच्ची है, आपसे निकाह करने की ख्वाहिश रखता हूँ। दरगोश ने अपनी बात के जवाब में तूसिया के चेहरे को गुलनार होते देखा। उसने साफ महसूस किया था कि शर्म हया की वजह से उसकी निगाहें मजीद झुक गई हैं। आपने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद दरगोश ने मुस्कुराकर पूछा। उसकी बात सुनकर तूसिया के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई और कुछ सोचने के बाद वो बोली, दरगोश साहब, आपने शमा और परवाने को कभी देखा है? परवाना शमा तक पहुंचने की कोशिश करता है मगर खुद जल जाता है। मैं वही शमा हूं दरगोश साहब, जिसके हसूल में आप जल तो सकते हैं लेकिन मुझ तक पहुंच नहीं सकते। क्यों? आखिर क्या वजह है कि मेरा आपका निकाह नहीं हो सकता? दरगोश ने चिढ़कर जवाब दिया। मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकती। सवाल भी तुमने ही पैदा किया है तूसिया, और जवाब भी तुम ही दोगी, दरगोश ने कहा। ज़रूरी नहीं कि मैं आपकी हर बात का जवाब दूं, तूसिया ने जिद करते हुए जवाब दिया। इतनी जिद अच्छी नहीं होती। आओ मेरे पास बैठो, आकर बताओ क्या बात है। तूसिया ने कुछ सोचा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाकर सोफा पर एक तरफ होकर बैठ गई। उसके अंदाज से बेचैनी अयां थी। दरगोश उसको बगौर देखता रहा और फिर बोला, मुझसे शादी करने में क्या कबाहत है? हमारी शादी नामुमकिन है। लेकिन क्यों? मुझे इसकी तफसील तो मालूम नहीं, मगर इतना ज़रूर पता है कि अगर मेरी शादी हुई तो वो रात मेरी और मेरे शौहर की आखिरी रात होगी। क्या मतलब? दरगोश चौंक उठा। हाँ, वो उदासी से बोली, उसने यही कहा है। किसने कहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, दरगोश ने चिढ़कर कहा। उसी ने जिसने मेरी परवरिश की, जिसने मुझे परवान चढ़ाया। तुम्हारा मतलब बड़े सरकार से है? मगर वो तो तुम्हारा बाप है, उसके लहजे में हैरत थी। नहीं, वो मेरा बाप नहीं है और ना ही मैं उसकी सगी औलाद हूँ, उसने चिल्लाकर कहा। तुसिया की बात पर कमरे में मौत का सा सन्नाटा तारी हो गया, क्योंकि वो अल्फाज ही ऐसे थे। दरगोश चौंक कर रह गया। इतनी देर में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दोनों ने चौंक कर देखा तो चाय की एक ट्रे दिखाई दी। तुसिया ने उठकर फौरन उस ट्रे को थाम लिया। दरवाज़ा खुद बंद हो गया। ये नीलम की ही हरकत थी। वो उन दोनों को मौका देना चाहती थी, इसलिए वो अंदर नहीं आई। तुसिया ने एक कप दरगोश के सामने रखा और दूसरा खुद लेकर बैठ गई थी। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो सच है, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मेरे माँ बाप कहाँ हैं? मुझे इल्म नहीं, वो उदासी से बोली। क्यों? जब तुमको उनसे जुदा किया गया तो तुम कहाँ थी? मुझे नहीं मालूम, मुझे याद भी नहीं। तो फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि वह तुम्हारा बाप नहीं है? ना जाने क्यों उसके होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट ऊद कर आई और वो सर झटक कर बोली, मैं ये सब आपको क्यों बताऊं? इसलिए कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, इसको दूर करना मेरा फ़र्ज़ है। दरगोश का लहजा जज्बाती हो गया। फिर दरगोश उठकर उसके करीब आ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, शादी तो तुम्हारी मेरी ज़रूर होगी और मैं बहुत जल्द आऊँगा तुम्हारे बाबा जानी से तुम्हारा रिश्ता लेने। ऐसा गज़ब मत करना, वो खौफज़दा होकर बोली। वो मेरी शादी हरगिज़ नहीं करेंगे, इसलिए तो उन्होंने मुझे मर्दों से दूर रखा हुआ है। लेकिन क्यों? बस मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपनी ही दुनिया में मगन रहती हूँ। तुम फिक्र मत करो, उस घुटन भरे माहौल से मैं तुमको निजात दिलाऊंगा, दरगोश ने मुस्कुराकर कहा। वो कैसे? अब की बार तूसिया भी मुस्कुराई। तुमको मेरा साथ देना होगा। जब भी मैं आवाज़ दूँ तुम उस पर लब्बैक कहना, मुझे धोखा मत देना। तूसिया ने इस बात में सर हिलाया। कदरे तवक्कुफ के बाद दरगोश ने पूछा, एक बात बताओ, क्या तुमको मेरी मोहब्बत कबूल है? इस बात का तूसिया ने कोई जवाब ना दिया, मगर उसके गाल शर्म से सुर्ख हो गए थे और नज़रें खुद ब खुद झुक गई थीं। अचानक दरगोश ने एक ऐसी हरकत की जो तूसिया के बिल्कुल ही गुमान में ना थी, जिससे उसके गाल और सुर्ख हो गई। एक बड़ा ही खूबसूरत एहसास उसको अपने अंदर दौड़ता हुआ महसूस हुआ, जिसको शायद प्यार कहते हैं। मेरी जान, बहुत जल्द तुम आज़ाद फिजाओं में सांस लोगी। ये मेरा वादा है और मैं बहुत जल्द बड़े सरकार से तुम्हारी बात करूंगा। नहीं, आप कोई और रास्ता निकालें। चलो, मैं कुछ और सोचूंगा। दोबारा मुलाकात कब होगी? मेरी आज़ादी के भी यही दिन है। ये नीलम की ही कोशिश थी कि वो मुझे यहाँ ले आई। तुम परेशान ना हो, तुम्हारे चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ। उसी लम्हे नीलम अंदर दाखिल हुई थी और उसने ये जुमले सुन लिए थे।
और वह शरारती अंदाज में मुस्कुराकर उसकी जानिब देखने लगी, जबकि तूसिया और दरगोश दोनों ही झींप गए। यह भी इत्तेफाक ही था, नीलम का होने वाला दुल्हा भी इस दुनिया में बिल्कुल ही अकेला था। अलबत्ता उसके वाकिफ़कारों की तादाद बहुत लंबी थी। शादी का प्रोग्राम चूंकि नीलम की तरफ से था, इसलिए वकार की तरफ से गिने चुने लोग ही मदऊ किए गए। शादी की तकरीब के दौरान नीलम ने वकार से दरगोश को मिलवाया। वकार काफ़ी सुलझा हुआ इंसान मालूम हुआ। दरगोश ने शादी में नीलम को काफ़ी महंगा और कीमती सोने का सेट गिफ्ट दिया, जिसको नीलम हरगिज़ लेने पर तैयार न थी, मगर उसने उसको एक भाई कहकर नीलम के हवाले किया था। शादी की तकरीब 5 रोज़ा थी, यूं भी वो 15 दिन की छुट्टी पर था। इकबाल भट्टी की मुरतब करदा टीम में वो भी शामिल था। वलीमे की तकरीब एक वसी और खूबसूरत लॉन में हुई। दरगोश काफ़ी देर तक वकार के पास बैठने के बाद तूसिया को नीलम के पास से उठने का इशारा करते हुए वहां से हटाया। दोनों ही खूबसूरत क्यारियों की तरफ आ गए। हल्के म्यूजिक ने माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया। क्यारियों के अंदर जलते हुए बरकी कुमकुमे तूसिया को बहुत भले लग रहे थे। आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? नीलम ने उसके नज़दीक पहुंचकर पूछा। यूं ही तुमसे बात करने के लिए, न जाने फिर कब तुमसे मुलाकात हो। हाँ ये तो है, न जाने कब बड़े सरकार का बुलावा आ जाए, उसने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा और उन क्यारियों की तरफ देखने लगी। इन क्यारियों को क्यों देख रही हो? उसने मुस्कुराकर पूछा। देख रही हूँ, ये रोशनी कितनी भली और प्यारी लग रही है। रोशनी तो हमेशा ही भली और प्यारी होती है, दरगोश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी में अंधेरा ना हो। दरगोश बड़े ही गौर से उसकी तरफ देखने लगा था। इस तरह यूं देखने पर वह शर्मा गई और बोली, इस कदर गौर से मत देखे, मुझे शर्म आती है। उसने सर झुकाकर कहा। देख रहा हूँ, इस लिबास में तुम किस कदर खूबसूरत लग रही हो। गुलाबी शरारे में तुम बिल्कुल परी मालूम होती हो, दरगोश ने तारीफ करते हुए कहा। दरगोश की बात सुनकर उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। एक बात पूछूं? उसकी बात पर तूसिया ने इस बात में सर हिलाया। वो तुमसे क्या चाहते हैं? क्यों तुम बड़े सरकार की इतनी कैदोबंद और सख्तियां बर्दाश्त कर रही हो? उसने कदरे उलझ कर पूछा। काश मुझे मालूम होता, वह ठंडी सांस भरकर बोली। इस खुली फिजा में सांस लेना भी एक नेमत है मेरे लिए। तुम फिक्र न करो, मैं तुमको बहुत जल्द इस कैद से आज़ाद करवा दूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं इस भरोसे को तोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर उसने आगे बढ़कर तूसिया को गले से लगा लिया। तूसिया के लिए यह अमल खासा गैर मुतवक्का था। वह चौंक कर पीछे हट गई। उसके चेहरे के तासुरात कुछ अजीब से हो गए थे। अचानक तूसिया की नज़र दरगोश के अकब में जा पड़ी और तूसिया ने जो कुछ देखा उसको देखकर उसके हलक से चीख निकल गई। उसकी खूबसूरत आंखों में खौफ दिखाई देने लगा। उसकी चीख पर दरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी कैफियत किसी भी तरह से तूसिया से कम ना थी। बस वो उसी जानिब देखे ही जा रहा था। सामने बड़े सरकार मौजूद थे और वो खा जाने वाली नज़रों से तूसिया को घूर रहा था। तूसिया का हाल बहुत बुरा था। उसकी कैफियत काटो तो बदन में लहू नहीं के जैसे हो गई। खौफ से उसका जिस्म थरथराने लगा। दरगोश भी खुद सटपटा गया कि इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करे। उनके साथ 2 अफराद और भी थे जिनको दरगोश नहीं जानता था। अब वो सिर्फ बड़े सरकार की तरफ से किसी अहम रद्द अमल का मुंतज़िर था। इसके लिए उसने अपने आप को तैयार कर लिया था। खिलाफ तवक्को बड़े सरकार ने जैसे कैंचली बदली हो। उसका चेहरा यकदम तब्दील हुआ और उसके होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई और वो बोला, बाबा दरगोश तुम इधर हो? अरे तूसिया तुम भी यहाँ हो? मैं खिलाफ तवक्को तुमको पूरे हॉल में तलाश कर रहा था। निकाह में तो शिरकत न कर सका, मगर वलीमा मुझे खींच लाया। जी आपने अच्छा किया बाबा जानी, तूसिया ने जवाब दिया। दरगोश खुद भी बड़े सरकार के बदलते हुए रद्द अमल से परेशान था। उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि फट पड़ने के बजाय वो इतना पुरसकून क्यों है। तूसिया, तुम्हारी इस दोस्त और इसके शौहर को तोहफा देना है। आओ भाई तुम भी आओ इंस्पेक्टर। इतना कहकर वो अपने साथ वालों से मुखातिब हुआ और बोला, जाओ बाबा गाड़ी से गिफ्ट निकाल कर ले आओ। क्या सोच रहे हो इंस्पेक्टर? बड़े सरकार की आवाज़ बड़ी नरम और मिठास से भरपूर थी। पहले सोचा कि तूसिया को लेकर बगैर खाना खाए निकल जाऊंगा, मगर तुमको देखा और अपना इरादा बदल लिया। ज़रा नवाजिशा बड़े सरकार की। दरगोश को और कोई जवाब ना सूझा। चलो ज़रा घूम कर आते हैं। इतना कहकर उसने दरगोश का हाथ पकड़ लिया और हॉल में बढ़ने लगा। तूसिया और नीलम उसको जाते हुए देख रही थी। तूसिया के चेहरे पर खौफ था। वो दोनों टहलते हुए काफ़ी आगे तक निकल गए। जानते हो अफसर, आग से खेलने वालों के हमेशा हाथ ही जला करते हैं। बड़े सरकार ने उसको देखकर नरम लहजे में कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं बाबा, हमारी क्या औकात आपको धमकी दें। जब घी सीधी उंगली से निकल सकता है, उंगली टेढ़ी करने की क्या ज़रूरत है? बड़े सरकार ने मुस्कुराकर कहा। देखो बड़े सरकार, अब खुलकर बयान करो तो बेहतर होगा। ऐसा करो, तुम वक्त निकाल कर डेरे पर आओ, फिर सुकून से बात करते हैं। ज़रूर बड़े सरकार, जब आप हुक्म करें तभी हाजिर हो जाता हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। इससे कबल कि वो कुछ कह पाते उन दोनों ने लोगों को खाने की मेज़ों की तरफ लपकते हुए देखा। वेटरों ने खाना शुरू कर दिया था। लो भाई खाना शुरू हो गया, अब खाते वक्त बात करेंगे।
बड़े सरकार और वह दोनों एक टेबल पर जा बैठे। उनके साथ आए हुए दोनों लोगों ने बड़े सरकार और दरगोश के लिए खाना लाना शुरू कर दिया। वह दोनों जिस टेबल पर थे वहाँ दूसरा कोई भी नहीं था। ये बहुत खास मेहमानों के लिए लगाया गया था। ऐसे 3 और भी थे जिन पर दुल्हा के लोग बैठे हुए थे। खाने में बीफ बिरयानी, बीफ कढ़ाई, टिक्का फ्राई और स्वीट डिश में 4 डिशेस मौजूद थीं, जिनमें रबड़ी, खीर, गाजर का हलवा, आइसक्रीम मौजूद थी। खाना बहुत उम्दा करवाया है नीलम बेटी ने। वाकई खाना लजीज है, दरगोश ने भी तारीफ करते हुए कहा। बड़े सरकार के साथ आए दोनों मुलाजिम अपना खाना लेकर दूसरी तरफ चले गए। खाने के दौरान बिल्कुल ही खामोशी रही। वो महसूस कर रहा था कि बड़े सरकार ज़्यादा नहीं खा रहे, बल्कि हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा चखते थे। अलबत्ता वो स्वीट डिशेज से इंसाफ कर रहे थे। मछली कभी खाई है इंस्पेक्टर? उन्होंने कुछ सोचते हुए पूछा। इस तरह का बेमौका सवाल सुनकर वो चौंक पड़ा। जवाब तो देना ही था। खाई तो है मगर ज़्यादा नहीं, दरअसल मुझे इतनी रगबत नहीं। मछली के शिकार का शौक है? उन्होंने अचानक ही पूछ लिया। शिकार? वह चौंका। हाँ बाबा, मछली का शिकार, उन्होंने हंसकर कहा। उसको समझ नहीं आ रहा था उन्होंने इस वक्त मछली के शिकार का जिक्र क्यों छेड़ दिया है। उसके हिसाब से इसका मौका ही नहीं था। है तो सही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। खूब, ऐसा करो परसों रात में मछली के शिकार पर चलते हैं, वहाँ बात भी हो जाएगी और शिकार भी। और बाबा, तुमको डेरे पर आने की तकलीफ भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पक्का? वह पुरजोश लहजे में बोला। बात यह है कि मैं भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता। मैं, तुम और मेरे खास मुलाजिम। ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। मेरे खास मुलाजिम मछली भूनने का काम करेंगे और तुम और मैं बात कर लेंगे। एक बात और करनी है तूसिया के बारे में, दरगोश ने दिल कड़ा करके कहा। उसकी बात सुनकर बड़े सरकार के चेहरे पर कुछ अजीब से तासुरात फैल गए। इन तासुरात को वो कोई मायने नहीं दे सका। कल पर रखो, रात के सन्नाटे में सुकून से तुम्हारी बात सुनूंगा। मौका महल और सितारे भी दरगोश के हक में थे। मौका महल यूं कि दरगोश को सरकारी तौर पर छुट्टियां मिली हुई थीं। चूंकि बड़े सरकार ने तूसिया के सिलसिले में दरगोश से बात करने की हामी भर ली थी, इसलिए वो बहुत खुश था। उसको यकीन था कि वो तूसिया के रिश्ता को कभी ना नहीं करेंगे। चुनाचे उसने फौरन ही बड़े सरकार की तरफ दौड़ लगा दी। मगरिब होते ही ये दोनों शिकार के लिए निकल खड़े हुए थे। वह एक लंबी सी वैन थी जिसमें ये लोग रवाना हुए थे। इन दोनों के अलावा उनके 3 मुलाजिम और भी थे जिन्होंने वैन में सामान तरतीब से रखा हुआ था। चूंकि उनका रुख बोनार की साली पट्टी पर था, इसलिए यह सफ़र खासा तवील था। बोनार की पट्टी यूं भी खासी वीरान और सुनसान रहा करती थी। ये किसी भी तरह का पिकनिक स्पॉट ना था। इसकी वजह मुसाफत थी। समुंदर के पानी की बू और फिर ठंडी हवाओं से दरगोश ने अंदाज़ा कर लिया कि सफ़र अभी इख्तिताम की जानिब है। लो भाई अफसर, हमारी मंजिल करीब आ गई। आप यहाँ आते ही रहते हैं? हाँ भाई, अक्सर। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये पिकनिक पॉइंट तो नहीं है। उसकी बात पर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। इसके बाद कहका लगाकर बोले, अरे बाबा, शिकार का जुनून की हद तक शौक है मुझे, इसलिए इतना दूर आता हूँ। यहाँ मछली ज़्यादा होती है और इस शौक में आज मैं भी शामिल हो रहा हूँ। तुम देखना कितना लुत्फ़ आता है। जवाबबंद दरगोश ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। थोड़ी देर के बाद गाड़ी को एक जगह रोक दिया गया और फिर वो लोग नीचे उतर आए। ये खुली सी जगह थी जिसके इर्द गिर्द घने दरख्त और झाड़ियों की बहुतात थी। चांद की धीमी सी रोशनी, ये झाड़ियाँ और दरख्त साएं साएं करती हुई फिजा में लहराकर बेहद रोमान परवर समा बांध रहे थे। थोड़े ही फासले पर समुंदर की लहरें मध्यम सा शोर करती साहिल से टकराकर समुंदर में वापस उतर रही थी। ये सब कुछ इतना सहरंगेज था कि वे एक लम्हे के लिए खो सा गया। बड़े सरकार के मुलाजमीन ने सामान वगैरह उतारा और एमरजेंसी लाइट्स जलाई गईं, जिनकी वजह से इर्द गिर्द का माहौल रोशन हो गया। क्यों इंस्पेक्टर बाबा, कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़बरदस्त, सहरंगेज, उसने जवाब दिया। जल्द ही मुलाजमों ने अपने साथ लाई हुई छोलदारी नस्ब कर दी, जिसके अंदर फोल्डिंग कुर्सियों पर बड़े सरकार और दरगोश विराजमान हो गए। थोड़ी देर आराम से बैठो, चंद कदमों के फासले पर एक टीला है जहां हम लोग शिकार खेलेंगे। फिर मुलाजमों ने उनको कॉफ़ी पेश की, जिसने काफ़ी ज़ूद असर काम किया। जिसम में चुस्ती सी दौड़ने लगी। यहाँ शिकार बहुत मिलता है, हम जल्द ही शिकार लेकर वापस आते हैं। जब तक तुम लोग उसको भूनने का बंदोबस्त करो। इतना कहकर बड़े शिकार और दरगोश आगे बढ़ गए। दोनों शिकार के सामान के साथ झाड़ियों से निकलकर आगे बढ़े। बड़े सरकार ने रोशनी संभाल रखी थी, जिसकी मदद से वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। थोड़े फासले पर वाकई एक टीला मौजूद था। दोनों चढ़कर उस पर बैठ गए। समुंदर की लहरें उसके निचले हिस्से से टकरा रही थीं। यहाँ समुंदर ज़रा गहरा है, इसलिए यहाँ शिकार बकसरत पाया जाता है और जल्द लग भी जाता है। इतना कहकर उन्होंने अपना जाल समुंदर में फेंक दिया। फिर वह दरगोश की तरफ घूमा और उसको बगौर देखते हुए बोला, हाँ बाबा, आप बताओ, तुम्हारी क्या चाहत है? उसकी बात सुनकर वह चौंक कर उसकी तरफ देखता रहा और फिर तवील सांस लेकर बोला, तूसिया। तूसिया से मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर उन्होंने सर हिलाया और फिर समुंदर की तरफ देखते हुए बोले,
शादी करना बहुत अच्छी बात है, मगर तूसिया से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती इंस्पेक्टर। क्यों, क्या बुराई है मुझ में? दरगोश ने चिढ़कर कहा। बड़े सरकार ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया और किसी सोच में डूब गया। फिर तवील सांस लेकर बोला, वो मेरी बेटी नहीं है। ओह। दरगोश ने मसनूई हैरत का इजहार किया। हालांकि ये बात उसको पहले से मालूम थी, तूसिया ने उसको बता दिया था। दरअसल उसका ताल्लुक एक कदीम शाही कबीले से है। वो भी मुझे बेहद पुरस्कार तरीके से मिली थी। इसकी तफसील काफ़ी लंबी है। तूसिया के बाप ने दम तोड़ने से कबल उसको मेरे हवाले किया था और मुझसे अहद लिया था कि उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करूं जिसकी रगों में बहुत आला खून दौड़ रहा हो, वो किसी शाही नस्ल से हो या फिर वो इस कदर दौलतमंद हो कि उसकी आने वाली 10 नस्लें खा सकें। बड़े सरकार ने तवील सांस लेकर अपनी बात मुकम्मल की। अरे, ये किस तरह की शर्त है? वह हैरत से बुड़बुड़ाया। शर्त तो अजीब सी है, लेकिन इससे ज़्यादा अजीब यह है कि अगर ऐसे दोनों ही इंसान ना मिलें तो मैं उसको कंवारा ही रखूं। अरे, उसका बाप तो मर गया और कौन सा ऊपर से वापस आकर अपनी शर्त को पूरा होता देखेगा। मैं वादा करता हूँ उसको बहुत खुश रखूंगा। बाबा, मजबूरी है मेरी। उसका बाप एक बहुत बड़ा शायर था। ना जाने उसने कौन सा अमल किया था जिसकी वजह से उसका पूरा कुंबा बर्बाद हो गया। सिर्फ तूसिया ही बची। अब मैं इस शर्त को पूरा करने में लगा हुआ हूँ। बड़े सरकार ने ठंडी सांस लेकर कहा। अगर मैं उससे शादी भी कर लूँ तो क्या हर्ज है? हर्ज, उसने अजीब से लहजे में कहा। वो अब भी अपने मरे हुए बाप की शर्त के हिसार में कैद है। शायद उसको तुमसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद से वो घर आई है जब से ही सख्त बीमार है और मुझे खदशा है कि मुलाकातों की सूरत में उसकी जान को खतरा लाहिक हो जाएगा। बड़े सरकार का लहजा गमनाक था। यह सुनकर दरगोश सन्नाटे में आ गया। क्या वो बीमार है? हाँ, उन्होंने तवील सांस लेकर कहा। मैं उसका इलाज तो करवा रहा हूँ। उम्मीद है वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था, दरगोश ने खोए खोए लहजे में कहा। मैं ये सब तुमको अगर ना बताता तो तुम किसी गलत फहमी का शिकार हो सकते थे। ना तो तुम इतने अमीर हो और ना ही महकमे में ऐसी कोई पोजीशन जिससे तुम उसके बाप की शर्त पूरी कर सको। लेकिन मैं दौलत हासिल कर सकता हूँ और इसको पाने के लिए कुछ भी करूँगा, अमीर बनूंगा। इतना अमीर के आप फिर इनकार ना कर सकें। बाबा, ये फिल्मी बातें हैं। नहीं, अगर मैं चाहूँ तो दौलत का भरपूर अंदाज में हासिल कर सकता हूँ और हो सकता है कि मैं कामयाब भी हो जाऊँ। दरगोश ने अजीब से लहजे में कहा। अगर ऐसा है तो फिर मैं तूसिया के लिए तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ऐसा ज़रूर होगा। तूसिया के लिए मैं सोने चांदी के अंबार लगा दूंगा। उसकी बात सुनकर बड़े सरकार ने उसको अजीब सी नज़रों से देखा। एन उसी वक्त समुंदर के डूबे हुए जाल में हलचल सी हुई। लो भाई, शिकार तैयार है। जाल तो फिर भी जाल होता है, बड़े सरकार ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा। कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए परवाज़ डाइजेस्ट।